रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, जिसमें कंडक्टर से और जब इंसुलेटर की तरफ बढ़ते हैं तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? तो यहाँ पर हम देखें, मेटल्स जो होते हैं वो लो रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं मेटल्स जिनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और किस रेंज में होती है? लगभग 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर की रेंज में होती है। उसके बाद में आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो हाई रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव हाई रेसिस्टिविटीज लाइक सिरेमिक, रबर एंड प्लास्टिक। और इनकी रेसिस्टिविटी जो है मेटल्स की कंपैरिजन में लगभग 10⁻18 टाइम्स जो है वो हायर होती है मेटल्स से। इतनी ज़्यादा होती है इनकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर की। और उनके बीच में होते हैं, मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में जो मटेरियल होता है वो कहलाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। इनकी रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है बट इंसुलेटर से कम होती है। जैसे ये टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ मटेरियल्स और उनकी रेसिस्टिविटी दी हुई है टेबल में। सिल्वर, सबसे पहले बात करें कंडक्टर्स की, तो उसमें सिल्वर जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है सभी मेटल्स में। इसकी रेसिस्टिविटी जो है सबसे लो होती है। तो इस टेबल में आप देखेंगे तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी आपको सबसे लो मिलेगी, लगभग 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। बाकी अदर जो मटेरियल्स हैं उनमें रेसिस्टिविटी मेटल्स में आप देख सकते हैं लगभग 10⁻⁸ ओम मीटर की रेंज में है। और बीच में फिर आते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में आपके कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी रेसिस्टिविटी आपको यहाँ पर दी हुई है। कार्बन की रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻⁵ ओम मीटर की रेंज में है, जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन की रेसिस्टिविटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कंडक्टर्स। इंसुलेटर में अगर हम बात करें तो इंसुलेटर में आपके प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है ना, याद रखेंगे आप, प्योर वाटर जो होता है हमेशा इंसुलेटर होता है। अगर वाटर में कोई इम्प्योरिटी होती है तब जाके वो वाटर कंडक्टिंग बनता है ना। तो अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। प्योर वाटर की जो रेसिस्टिविटी है लगभग 10⁻⁵ ओम मीटर की रेंज में काफ़ी ज़्यादा है। ग्लास, हार्ड रबर, NaCl एंड फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, इस तरीके से काफ़ी सारे मटेरियल्स जो होते हैं उनकी, जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें टाइप्स ऑफ रजिस्टर की। जो रजिस्टर या जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? तो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और इन लेबोरेटरीज आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। जो भी रजिस्टर्स हम घर में यूज करते हैं या लेबोरेटरीज में यूज करते हैं जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, वो 2 तरीके के होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वायर बाउंड रजिस्टर्स और एक होता है कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, तो वायर बाउंड रजिस्टर्स कौन से होते हैं? तो वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग द wires of an alloy like मैग्नीनिन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड सिमिलर वंस। यानी कि ऐसे एलॉय के वायर यूज किए जाते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक मैग्नीनिन। जब आप कभी लैब में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम बहुत सारे वायर्स इस तरह के यूज़ करते हैं जिनमें कुछ नाइक्रोम के हैं, कुछ मैग्नीनिन के हैं, कुछ कॉन्स्टेंटन के हैं। तो ये जो वायर है, वायर बाउंड रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं कि एक जो आप जब लैब में आएंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा रियोस्टेट जिसको हम बोलते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे वायर्स, जैसे कि कोई वायर एक ऐसा सिलेंड्रिकल जो है कह सकते हैं सिरेमिक का बना हुआ एक हमारा सिलेंडर होगा, और इसके ऊपर हम बहुत सारे वायर्स जो है इस तरीके से टर्न करके उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं। तो बाइंडिंग करने के बाद एक एंड तो यहाँ निकलेगा और एक एंड इसका यहाँ पर निकलेगा। तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वायर का
वो किसकी वजह से होगा, जो भी हमने मटेरियल यूज किया लाइक नाइक्रोम या मैग्नीनियम या कॉन्स्टेंटन, जो भी हमने यूज किया है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस वायर का रेजिस्टेंस कहलाए। तो वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए जैसे वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग वाले जो वायर रेजिस्टेंस होते हैं वो वायर बाउंड रजिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। These resistances are typically in the range of a fraction of an ohm to a few hundred ohms. इस तरह के जो रजिस्टर्स हम बनाते हैं तो 1 ओम के कुछ फ्रैक्शन से और कुछ 100 ओम तक ऐसे रजिस्टर्स हम बना सकते हैं इस मेथड से। कौन से? वायर बाउंड रजिस्टर से। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या इससे कम अगर हमें रजिस्टर्स चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, तो उसके लिए हम दूसरे तरह के रजिस्टर्स कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं और वो कहलाते हैं आपके कार्बन रजिस्टर्स। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट है, जो मेनली यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो रजिस्टर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। ये आप लोगों ने भली बात देखे होंगे कई लोगों ने। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? रजिस्टर्स इन द हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन। कार्बन रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव एंड दस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनका साइज जो है वो काफी छोटा होता है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं कंपेयर टू मेटल रजिस्टर्स और एलॉय रजिस्टर्स, इसलिए मोस्टली जो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, वो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज एंड हेंस देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग ए कलर कोड। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स अगर आप देखेंगे कभी तो ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप का ऐसा एक छोटा सा, ये दो उसके पीछे कॉन्टैक्ट निकले हुए होते हैं और ऐसा एक जो होता है शेप वाला, ये कहलाता है आपका कार्बन रजिस्टर। ऐसा होता है कार्बन रजिस्टर। मैंने एक बार क्लास में आपको जब रजिस्टर्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उसका फोटो भी लिया था। तो कार्बन रजिस्टर्स जो है बहुत छोटे होते हैं साइज में, इसलिए उनकी वैल्यूज को पता करने के लिए उनके ऊपर एक कोडिंग की जाती है जिसको हम कलर कोडिंग बोलते हैं। कलर कोडिंग क्या होती है कार्बन रजिस्टर्स की, उसको देखें। ये इस तरह का कार्बन रजिस्टर होता है। ये किसी कह सकते हैं कि एक कार्बन का एक सिलेंड्रिकल शेप का एक सिलेंडर बना के और उसके ऊपर फिर जो है सिरेमिक का एक कवर कर दिया जाता है, सिरेमिक का शील्डिंग बना दी जाती है और उसमें कांटेक्ट के लिए दो ये मेटल के कनेक्शन छोड़ दिए जाते हैं ताकि इसको हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर सकें इनसे। और उस सिरेमिक की कवर के ऊपर जो उसका शेल बनता है सिरेमिक का, उसके ऊपर इस तरीके से कार्बन के बैंड्स होते हैं, है ना। इनको रिंग या बैंड कुछ भी बोल सकते हैं कलर के। ये 4 बैंड होते हैं मोस्टली, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह का ये कार्बन रजिस्टर बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये बाहर से तो आपको सिरेमिक का देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। तो द रजिस्टर्स हैव ए, ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं इनके पास में क्या है, सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स ऑन इट। द फर्स्ट 2 बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रजिस्टर्स इन ओम्स। क्या बात कर रहा है, फर्स्ट 2 बैंड्स इस रजिस्टर के, इस कलर कोडिंग के इस बैंड के दो जो फर्स्ट 2 बैंड हैं, यानी कि जैसे इसमें देखेंगे आप ये 2 बैंड कौन कौन से, येलो एंड वॉयलेट। ये 2 बैंड जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स। तो जो भी वैल्यू हम रेजिस्टेंस की लिखने वाले हैं उसकी जो पहली 2 डिजिट है वो हमें किससे मिलेंगी, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स किससे मिलेंगी, पहले 2 बैंड से, येलो से और वॉयलेट से। इनकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है, ये एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने के लिए लिया गया है, ठीक है। तो ये दो पहले जो 2 बैंड हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब ये कहाँ से आएंगे, ये अभी हम आगे बात करेंगे कि ये 2 बैंड जो है, जैसे इनका कलर येलो है, इसका वॉयलेट है, हो सकता है ये ग्रीन हो, ये रेड हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके जो नंबर हैं, इनकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम आगे टेबल देखेंगे। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि बैंड किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले 2 बैंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फॉर रेजिस्टेंस। इसके बाद में थर्ड बैंड आएगा, तो थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये जो थर्ड बैंड है इसमें ये तीसरा बैंड है यहाँ पर, ये पहला बैंड हो गया और ये दूसरा बैंड हो गया, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड। तो पहले 2 बैंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड तीसरा जो बैंड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर। वहां पर कुछ मल्टीप्लायर लगाया जाएगा उस 2 डिजिट के साथ में। वो मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, थर्ड बैंड के कलर से। और जो लास्ट बैंड होता है, तो लास्ट बैंड या चौथा बैंड स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि जो वैल्यू हमने इन 3 बैंड की हेल्प से कैलकुलेट की है रेजिस्टेंस की, उसमें कितना टॉलरेंस है या उसकी वैल्यू कितनी कम या ज्यादा हो सकती है। तो वो हमें किससे पता चलता है,
चौथे नंबर के बैंड से, उसके कलर से। समटाइम्स दिस लास्ट बैंड इज एब्सेंट एंड दैट इंडिकेट्स ए टॉलरेंस ऑफ 20%। कई बार ऐसा होता है कि चौथा बैंड आपको वहां पर नहीं मिलेगा, केवल 3 ही कलर मिलेंगे, तो 3 कलर से पहले 2 तो आपके 2 डिजिट हो जाएंगे, तीसरा कलर उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर। चौथा बैंड उसमें है नहीं, तो चौथा बैंड नहीं है, तो इसका मतलब उसकी टॉलरेंस कितनी हो गई, 20% उसकी टॉलरेंस हो जाती है। तो अब इन कलर्स के बेसिस पे कौन कौन सी डिजिट उनकी फिक्स है, तो वो हम यहाँ पर एक बार देखें। देखें कुछ कलर्स यहाँ पर आपको एक अरेंज किए हुए हैं। तो पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, इस तरीके से कुछ कलर हैं। ये देखेंगे आप तो एक ऑर्डर में है, ये डार्क से और लाइट शेड की तरफ इंडिकेट होते हैं ना। ऊपर की तरफ सबसे डार्क है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कैसा कलर होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, फाइनली कहाँ पर जाता है, ये व्हाइट तक जाता है। ठीक है, इनके नंबर कैसे देते हैं, तो अपने देखेंगे कि ब्लैक जो होता है उसको 0 नंबर दिया हुआ है, ब्लैक के बाद में ब्राउन को 1, रेड को 2, इस तरीके से व्हाइट तक जो है हमने टोटल नंबर कितने दिए हैं, 9 नंबर दिए हैं, तो टोटल 10 कलर हो गए आपके। तो अगर आपके पहले 2 बैंड इनमें से किसी कलर के हैं, जैसे कि आपका इस एग्जांपल में हम देखें तो पहले 2 बैंड कौन कौन से हैं, येलो और वॉयलेट। तो येलो और वॉयलेट के लिए कलर कौन से हैं यहाँ पर देखें, तो येलो के लिए डिजिट कौन सा है, 4, और वॉयलेट के लिए डिजिट कौन सा है, 7। तो आपकी फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ से क्या हो जाएगी, 4 और 7, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। येलो का 4 और वॉयलेट का क्या हो जाएगा, 7। देखें यहाँ पर येलो के लिए कितना है, 4, वॉयलेट के लिए कितना है, 7। तो 4 और 7 2 डिजिट हो गई आपकी, तो वो आपने लिख दी। फिर साथ में क्या है, एक मल्टीप्लायर आएगा। मल्टीप्लायर देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा है हमारा, ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर के लिए मल्टीप्लायर देखना है, तो ब्राउन देखो कहाँ पर है इसमें, तो ये ब्राउन कलर मिलेगा आपको, ये यहाँ रहा सेकंड नंबर पे। और इसके साथ में जो मल्टीप्लायर है वो यहाँ पर कितना है, 10⁻1, ये मल्टीप्लायर की कॉलम है। ठीक है, तो जो भी थर्ड कलर होगा, थर्ड बैंड में जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना है। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻0, है ना। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 6 2 9 है, तो यहाँ पर ये 10⁻0, 10⁻1 से 10⁻9 तक चलेगा, है ना। तो जो भी वैल्यूज है इनमें 10 की पावर लगा के लिख दो, तो ये मल्टीप्लायर बन जाता है। तो हमारा ब्राउन का क्या है मल्टीप्लायर, 10⁻1। कुल मिला के जो हमारा ये वैल्यू है 47, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻1 से। क्लियर। तो अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 470 ओम। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो हमें इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया 470 ओम। अब लास्ट में चौथा कलर कौन सा है, गोल्ड। अब गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, तो ये 3 कलर होते हैं टॉलरेंस के लिए, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस क्या रहेगी आपकी, ±5%। अगर सिल्वर है तो ±20%, और कोई भी कलर नहीं है तो कितना रहेगा, ±20%। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड कलर आपको दिया हुआ है, तो इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5%। तो कुल मिला के आप इसको रेजिस्टेंस को कैसा लिख सकते हैं, इसके लिए R = 470 ±5% ओम। टॉलरेंस का मतलब है कि इसमें अनसर्टेनिटी या जो कह सकते हैं जो वेरिएशन होगा वैल्यू में, वो कितना होगा, ±5%। तो ये परसेंटेज एरर के रूप में लिखा हुआ है ना, एरर होती है ना हमारी, उसी तरीके से लिखा हुआ है, तो परसेंटेज एरर लिखा हुआ है। तो 470 का 5% निकाल के यहाँ पर आप एब्सोल्यूट एरर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कलर कोडिंग की जाती है कार्बन रजिस्टर की, और उस कलर कोडिंग पे बेस्ड आपसे जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कलर दिए जाएंगे कि पहले 2 बैंड के कलर ये हैं, तीसरे बैंड का कलर ये है, और चौथे बैंड का कलर ये है। आपको फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा टेबल। अब टेबल कैसे याद रखेंगे, तो ये नंबर तो बिल्कुल आसान है, कहाँ से 0 से 9 तक तो ये जाएगा, और इधर 10⁻0 से 10⁻9 तक ये जाएगा, फिर 10⁻1 और 10⁻2 गोल्ड और सिल्वर के लिए। टॉलरेंस देखेंगे 5 10 20। अब ये कलर का जो सीरियल है वो हमें कैसे याद रखना है, वो बड़ी बात है। कलर का सीरियल कैसे याद रखेंगे, देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ये कैसे याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए एक स्लोगन है, वो याद रख सकते हैं आप, स्टेटमेंट। तो वो कैसा है, बी बी रॉय, फिर आगे लिखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद में लिखते हैं वेरी गुड वाइफ। तो क्या याद रखेंगे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है,
तो बी रॉय, बी से ब्लैक, फिर दूसरे बी से ब्राउन। अब रॉय में आएंगे तो 3 कलर मिलेंगे, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो। तो रेड ऑरेंज येलो। और उसके बाद में फिर ग्रेट आएगा, ग्रेट का मतलब है ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब हो जाएगा ब्लू, ठीक है। वेरी, वेरी का मतलब वॉयलेट, गुड का मतलब ग्रे, और वाइफ का मतलब व्हाइट। इस तरीके से आप इन कलर्स के ऑर्डर को याद रख सकते हैं बाय दिस स्टेटमेंट, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। बाकी आगे के ये दो आप याद रखेंगे, गोल्ड और सिल्वर 10⁻⁻1 और 10⁻², ±5%, ±10%, और नो कलर के लिए ±20%। क्लियर। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो हमारे जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये किस तरीके से करती है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो नॉर्मली जो हमारी रेसिस्टिविटी होती है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेसिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है फॉर मटेरियल्स, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रो टी, इसको लिखते हैं रो ऑफ टी, रो एट टी इक्वल्स टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी 0। यहाँ पर ये चीजें क्या क्या है, सिंबल्स क्या मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, रो टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर। तो जो रो टी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। सिमिलरली रो नॉट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, टेम्परेचर एट टी नॉट। अल्फा जो होता है ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। और ये टी और टी नॉट दो अलग अलग टेम्परेचर हैं। यहाँ पर ये जो अल्फा है, इस अल्फा की अगर हम डायमेंशन या यूनिट देखें तो वो क्या आएगी आपकी, टेम्परेचर इनवर्स, ठीक है। अल्फा की यूनिट जो है या डायमेंशन देखेंगे तो टेम्परेचर इनवर्स के रूप में आएगी। तो ये जो रेसिस्टिविटी होती है ये मेटल्स के लिए या जो भी मटेरियल है उनके लिए डिपेंड किस पे करती है, ये अल्फा पे। अल्फा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा है ये मटेरियल्स के लिए क्या है, स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आपने एक टेबल देखी होगी, इसमें पहले उस टेबल में कुछ मटेरियल्स के यानी कि कुछ कंडक्टर के और कुछ इंसुलेटर के और सेमीकंडक्टर के आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट्स मिले होंगे। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1/रो डी रो अपॉन डी टी। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर, जिन मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जिन मटेरियल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है उनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो नॉर्मली हमारे मेटल्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमारे मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि मेटल्स में जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए मेटल्स के लिए ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे ये पहला वाला जो हमारा डायग्राम है रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में, ये किसके लिए दिया हुआ है, कॉपर के लिए। कॉपर इज ए मेटल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। या कहें कि जो मेटल्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलर वे में दूसरा डायग्राम है, ये एक एलॉय के लिए है, और ये एलॉय कौन सा है हमारा, नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम के लिए भी हम देखें यहाँ पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। इसलिए इसके लिए भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मेटल्स के लिए हम कह सकते हैं, फॉर मेटल्स जो है टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर रेसिस्टिविटी नॉर्मली क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरे टाइप के मटेरियल्स होते हैं आपके कौन से,
सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत ही अपोजिट बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो किसके लिए बनाया हुआ है हमने? सेमीकंडक्टर के लिए। अब सेमीकंडक्टर के लिए कैसा है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसलिए इसके लिए जो अल्फा होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि ऐसा बोलें, जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इंसुलेटर्स के लिए जो रेसिस्टिविटी है ये इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उनके लिए ये ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब दो मेन चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस में। मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है। रेसिस्टिविटी के साथ में इसको रेजिस्टेंस के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा? आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टिविटी की जगह पर रेजिस्टेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, डिक्रीज होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। थैंक यू।